दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BS सेंटर में। सोशियोलॉजी मेजर 7 का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उपकल्पना क्या, इसके विभिन्न प्रकारों की विवेचना करें। उपकल्पना क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों के बारे में आपको बताना है। इसके लिए हम प्लेलिस्ट बना दिए जो आपका सोशियोलॉजी मेजर 7 है। प्लेलिस्ट हम बना दिए, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में व्हाट्सअप ग्रुप आप लोग के लिए हम बना दिए, तो व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाइए जाकर के व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और प्लेलिस्ट जाकर के आप लोग तैयारी शुरू कीजिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। चैनल पर नहीं हो तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का जो हमारा क्वेश्चन है सोशियोलॉजी का वो है उपकल्पना क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों की विवेचना करें और साथ में उपकल्पना के क्या क्या विभिन्न प्रकार है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो बिना देर के चलिए समझते इस क्वेश्चन के आंसर को। कहा जा रहा है कि सामाजिक अनुसंधान में जब कोई शोधकर्ता किसी समस्या का अध्ययन करता है, शोधकर्ता कौन होता है और जो भी यहाँ पर शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो सारे शब्दों के बारे में पहले आपको बता रखे हैं, ठीक है। कहा यह जा रहा है कि सामाजिक अनुसंधान में जब कोई शोधकर्ता किसी समस्या का अध्ययन करता है तो वह पहले से कुछ संभावनाएं या अनुमान मन में बनाता है। जब भी सामाजिक अनुसंधान में कोई भी शोधकर्ता किसी समस्या का अध्ययन करता है तो उससे पहले कुछ संभावनाएं जो होती है या फिर जो अनुमान है वो अपने मन में बनाता है, ठीक है। इन्हीं संभावनाओं को वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत करने को उपकल्पना कहा जाता है और इन्हीं संभावनाओं को जो अपने मन में उसने सोच रखा था उसी चीज़ को वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत करने को उपकल्पना कहा जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सोच ली और जैसे तैसे सोच के उसके बारे में बोल दिए तो वो उपकल्पना हो गई, ऐसा नहीं है। एक वैज्ञानिक ढंग से मतलब एक तथ्य के साथ उसको अगर प्रस्तुत करे तो उसको उपकल्पना कहा जाएगा। कहा जा रहा है कि उपकल्पना अनुसंधान को सही दिशा देती है। उपकल्पना क्या है, तो अनुसंधान को मतलब शोध को सही दिशा देती है और शोध को व्यवस्थित बनाती है और शोध को व्यवस्थित बनाने का काम करता है। आगे दोस्तों हम लोग उपकल्पना के अर्थ को समझेंगे। यहाँ पर एक छोटा सा हमने सिर्फ परिचय को समझा, इस तरह से हम लोग आंसर को लिखने का शुरुआत करते हैं, ठीक है। आगे हम लोग उपकल्पना के अर्थ को देखते हैं, क्या कहा जा रहा है। उपकल्पना का अर्थ कहा जा रहा है किसी समस्या के संबंध में पहले से लगाया गया तर्क संगत और परीक्षण योग्य अनुमान। किसी समस्या के संबंध में पहले से लगाया गया तर्क संगत और परीक्षण योग्य अनुमान जिसे अनुसंधान के माध्यम से सत्य या असत्य सिद्ध किया जा सके। जिसे अनुसंधान के माध्यम से चाहे तो वो सत्य व फिर असत्य सिद्ध किया जा सके, उसी को उपकल्पना कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई भी साइंटिस्ट है या फिर कोई भी मान लीजिए शोध करता है जो किसी समाज की समस्याओं के बारे में अध्ययन करना चाह रहा है, तो उससे पहले उसके मन में एक धारणा होता है, एक मन में विचार होता है या फिर कह सकते हैं कि कुछ संभावनाएं तय करता है वो कि वहाँ पर इस समाज में इस प्रकार की समस्याएं रही होंगी। और जब वो वहाँ पर शोध करता है तो उस संभावनाओं को वैज्ञानिक ढंग से वो प्रस्तुत करता है, चाहे वो सही हो या फिर गलत हो, तो उसी को उपकल्पना कहा जाता है, ठीक है। सरल शब्दों में अगर हम लोग कहना चाहें, शब्दों में अगर समझना चाहें तो इस तरह से कह सकते हैं कि उपकल्पना वह कथन है जिसे शोध के दौरान जांच कर परखा जाता है। क्या कहा गया, उपकल्पना वह कथन है जिसे शोध के दौरान जांच करके परखा जाता है। शोध के दौरान जांच किया जाता है, उसके बाद उसको परखा जाता है, उसी को उपकल्पना कहा जाता है। मतलब एक सिर्फ एक धारणा है, एक सोच है, कह सकते हैं एक सोच है जो हम लोग अंदाजा लगाते हैं, ठीक है। जो अंदाजा लगाते हैं उसी को उपकल्पना कहा जाता है। आगे समझ लेते हैं उपकल्पना की परिभाषा को। उपकल्पना की परिभाषा को हम लोग देख लेते हैं गुड एंड हेड के द्वारा। सारे जो आपका सोशियोलॉजी मेजर 7 में है, क्योंकि उसमें सिर्फ आपको सामाजिक अनुसंधान के बारे में ही पढ़ना है, तो ये जो आप नाम देख रहे हैं, चाहे वो गुड एवं हेड हो या फिर जो आपका पीवी यंग हो, ठीक है, ये सब जो है सारे विद्वानों के नाम आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो गुड एवं हेड के अनुसार ये क्या कहते हैं उसके बारे में समझ लीजिए। ये जो उपकल्पना है इसके बारे में इसकी क्या परिभाषा है उसको आप समझेंगे। कहा जा रहा है कि उपकल्पना किसी समस्या के संभावित समाधान के रूप में प्रस्तुत वह कथन है। क्या कहा गया कि उपकल्पना जो है वो किसी भी समस्या की संभावित समाधान के रूप में प्रस्तुत कथन है जिसे अनुभवात्मक जांच द्वारा परखा जा सकता है। जिसे अनुभवात्मक जांच द्वारा परखा जा सकता है। स्पष्टीकरण देते हुए कहते हैं कि इस परिभाषा के अनुसार उपकल्पना एक ऐसा अनुमान है जो अनुभव और तथ्यों की मदद से सही या गलत साबित किया जा सकता है। इस परिभाषा के अनुसार उपकल्पना एक ऐसा अनुमान है। उपकल्पना का मतलब क्या है, अंदाजा लगाना, ठीक है, अनुमान लगाना, जो संभावनाएं उसके बारे में पता करना। तो उपकल्पना इस परिभाषा के अनुसार उपकल्पना एक ऐसा अनुमान है जो अनुभव और तथ्यों की मदद से सही या गलत साबित किया जा सकता है। जो अनुभव और तथ्यों की मदद से सही या फिर गलत साबित किया जा सकता है। जैसे एक समाज के बारे में आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि आप एक शोध करता है और एक किसी समाज में कुछ समस्याएं चल रही है, तो वहाँ पर आप जाते हो तो आप यहीं पर अंदाजा लगाएं कि उस समाज में क्या हो रहा होगा, वहाँ पर शिक्षा व्यवस्था कैसा होगा, स्वास्थ्य व्यवस्था कैसा होगा, ऐसी समस्याएं वहाँ पर क्यों हो रही, तो आपके मन में कुछ ना कुछ अंदाजा होगा, कुछ आप अनुमान लगा रहे होंगे। लेकिन जब वहाँ पर आप जाएंगे और शोध करेंगे उन चीज़ों का, तब आप उस कह सकते हैं निष्कर्ष पर पहुँच पाएंगे कि जो हम सोच रहे थे वो सही था या फिर वो गलत था। इसी के बारे में कहा जा रहा है कि इस परिभाषा के अनुसार उपकल्पना एक ऐसा अनुमान है जो अनुभव और तथ्यों की मदद से सही या गलत साबित किया जा सकता है, ठीक है। कौन कहते हैं ये, तो
गुड एवं हैट कहते हैं। दूसरे जो विद्वान हैं वह जॉन डब्ल्यू वेस्ट। जॉन डब्ल्यू वेस्ट, दोनों नाम आपको याद रखने हैं, दोनों नाम आपको याद रखना पड़ेगा तभी जाकर आप एग्जाम में लिख पाएंगे। जॉन डब्ल्यू वेस्ट के अनुसार ये क्या कहते हैं कि उपकल्पना तथ्यों के बीच संबंधों के बारे में लगाया गया एक अस्थायी सामान्यीकरण है। उपकल्पना तथ्यों के बीच संबंधों के बारे में लगाया गया एक अस्थायी सामान्यीकरण है। अर्थात या फिर कह सकते हैं स्पष्टीकरण देते हुए कहते हैं कि यहाँ उपकल्पना को अस्थायी माना गया। यहाँ पर जो है उपकल्पना को अस्थायी माना गया, मतलब आप सिर्फ अंदाजा लगाएं, अभी जब तक तथ्य सामने नहीं आया, जब तक निष्कर्ष सामने आया, तब तक ये जो उपकल्पना है वो सिर्फ अस्थायी माना जा रहा है, क्योंकि इसे अनुसंधान के बाद स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है। क्योंकि ये जो आपने अनुमान लगाया, अगर तथ्य उस तरह से नहीं बैठे तो ये तो गलत हो जाएगा, अगर तथ्य उसी तरह से बैठ गए तो फिर इसको माना जाएगा कि उपकल्पना जो आपने किया था वो स्वीकार्य है या फिर अस्वीकार कर दिया जाएगा। ठीक है, मतलब बात समझ में आया। जैसे हम आपको एक उदाहरण देते कि आप एक शोधकर्ता और गए हैं शोध करने के लिए, तो आप कुछ अंदाजा लगा रहे हैं उस समाज के बारे में, लेकिन जब आप वहाँ पर जांच करते हैं, शोध करते हैं, तो आपको पता चलता है कि जो आप सोच रहे थे वो सिर्फ एक सोच था, वो वास्तविक नहीं है। तो इसी के लिए कहा जा रहा है कि यहाँ जो उपकल्पना है उसको अस्थायी माना गया है, क्योंकि इसे अनुसंधान के बाद स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है। क्योंकि जब अनुसंधान का रिजल्ट सामने आएगा तो उस हिसाब से इसको स्वीकार या फिर अस्वीकार किया जाएगा जो आपने उपकल्पना देखा है। आगे दोस्तों हम लोग समझेंगे उपकल्पना के विभिन्न प्रकारों, जिस तरह से आपके क्वेश्चन में पूछा गया था। तो पहला जो इसको उपकल्पना का पहला प्रकार है वह है शून्य उपकल्पना। शून्य उपकल्पना ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। कहा जा रहा है कि शून्य उपकल्पना वह उपकल्पना होती है जिसमें यह माना जाता है कि दो या दो से अधिक चरों, चर का मतलब क्या होता है, जो वेरिएबल होता है। आपने मैथ्स में भी इसको पढ़ा होगा। वेरिएबल का मतलब कैसे, जैसे एक समाज है और एक समाज है जहाँ पर शिक्षा जो है सभी लोगों को बराबर नहीं मिल पाता। कुछ जो गरीब लोग हैं वो सरकारी स्कूल जाते हैं, कुछ जो थोड़े अमीर लोग हैं वो प्राइवेट स्कूल में जाते हैं। शिक्षा का जो स्तर है हर समाज में, हर स्थिति में अलग अलग देखने को मिलता है। उसी तरह से जो रोजगार का चीज़ है, तो रोजगार क्या सभी लोग बराबर कमाते हैं, नहीं कमाते। तो चर का मतलब होता है जो वेरिएबल हो, जो बदलता है, ठीक है, जो परिस्थिति के अनुसार बदल जाए उसी को चर कहा जाता है। इसमें कहा जा रहा है कि शून्य उपकल्पना वह उपकल्पना होती है जिसमें यह माना जाता है कि दो या दो से अधिक चर के बीच कोई वास्तविक संबंध नहीं है। क्या कहा गया, जो शून्य उपकल्पना है ये ऐसा उपकल्पना है जिसमें यह माना जाता है कि दो या दो से अधिक चरों के बीच कोई वास्तविक संबंध नहीं होता। दो या फिर दो से अधिक चरों के बीच कोई भी वास्तविक संबंध नहीं होता। इस प्रकार की उपकल्पना में शोधकर्ता यह मानकर चलता है कि किसी एक कारक का दूसरे कारक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और इस प्रकार का जो उपकल्पना होता है इसमें शोधकर्ता यह मान करके चलता है कि जो एक कारक है उसका दूसरे कारक पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। सांख्यिकीय परीक्षणों में सबसे पहले इसी उपकल्पना को जांचा जाता है, और जो सांख्यिकीय परीक्षण है उसमें सबसे पहले इसी उपकल्पना को जांचा जाता है। उदाहरण में आप समझ सकते हैं, कहा जा रहा है कि शिक्षा के स्तर का आय के स्तर पर कोई प्रभाव नहीं दिखता। शिक्षा के स्तर का आय के स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, जैसे शिक्षा एक अलग चीज़ है और आय का जो स्तर है वो एक अलग चीज़ है, तो इस पर क्या है, तो दोनों का एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसको शून्य उपकल्पना कहेंगे। दूसरा जो हम लोग देखेंगे वो है वैकल्पिक उपकल्पना। वैकल्पिक उपकल्पना कहा जा रहा है कि वैकल्पिक उपकल्पना शून्य उपकल्पना के बिल्कुल विपरीत होती है। जो आपका वैकल्पिक उपकल्पना है वो शून्य उपकल्पना के बिल्कुल विपरीत होता है, मतलब उलट होता है। इसमें यह स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि चरों के बीच कोई ना कोई संबंध अवश्य मौजूद होता है। ये जो वैकल्पिक उपकल्पना है इसमें कहा जाता है कि चरों के बीच कोई ना कोई आवश्यक संबंध मौजूद होता ही है। ठीक है, जब शोध के दौरान शून्य उपकल्पना अस्वीकार हो जाती, और जब शोध के दौरान जो शून्य उपकल्पना आगे हमने पढ़ा था वो अस्वीकार हो जाती, तब वैकल्पिक उपकल्पना को सही माना जाता है। तब उसके बाद वैकल्पिक उपकल्पना को ही सही माना जाता है। अधिकांश सामाजिक अनुसंधान इसी उपकल्पना को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, और जो अधिकांश सामाजिक अनुसंधान है वो इसी उपकल्पना, जो आपका वैकल्पिक उपकल्पना है, इसको सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। उदाहरण में लिया हुआ है कि शिक्षा का स्तर बढ़ने से आय का स्तर बढ़ता है। शिक्षा का स्तर बढ़ने से आय का स्तर बढ़ता है। ये कौन बोल रहा है, तो वैकल्पिक परिकल्पना बोल रहा है। जैसे कि आपने शून्य कल्पना को पढ़ा तो वहां पर बोला जा रहा था कि जो शिक्षा का प्रभाव है वो आय पर नहीं पड़ता है। ठीक है, मतलब शिक्षा आप चाहे कितना भी ले लीजिए उससे आय का कोई मतलब नहीं होता। लेकिन जो वैकल्पिक परिकल्पना इसमें यह कह रहा है कि अगर शिक्षा आप अच्छे से लेते हैं, अगर आपके पास नॉलेज है तो आप आय भी बढ़ा सकते हैं। तो ये कौन कह रहा है, तो वैकल्पिक उपकल्पना कह रहा है। तीसरा जो उपकल्पना का प्रकार है वो है सरल उपकल्पना। सरल उपकल्पना, इसमें कहा जा रहा है कि सरल उपकल्पना वह होती है जिसमें एक स्वतंत्र चर और एक आश्रित चर के बीच संबंध बताया जाता है। सरल उपकल्पना क्या होता है, तो वह होता है जिसमें एक स्वतंत्र चर और एक आश्रित चर के बीच संबंध बताया जाता है। इस प्रकार की उपकल्पना बहुत सीधी और समझने में आसान होती है।
इसका परीक्षण भी अपेक्षाकृत सरल होता है क्योंकि इसमें चरों की संख्या कम होती है। उदाहरण में आप समझ सकते हैं कि अधिक शिक्षा से रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। अधिक शिक्षा से रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, ये एक उदाहरण समझ सकते हैं कि जो आपका सरल उपकल्पना है वो क्या है। इसमें साफ साफ बताया गया कि जो सरल उपकल्पना है वह जिसमें एक स्वतंत्र चर और एक आश्रित चर के बीच संबंध बताया जाता है। एक स्वतंत्र चर है और एक क्या है तो आश्रित चर के बीच संबंध बताया जाता है। इस प्रकार की उपकल्पना बहुत सीधी और समझने में आसान होती है। इसका परीक्षण भी अपेक्षाकृत सरल होता है क्योंकि इसमें चरों की संख्या कम होती है। उदाहरण में जैसे कि अगर शिक्षा अच्छे से ग्रहण कर पाते हैं तो रोजगार के अवसर भी आपके लिए ज़्यादा खुल जाता है। उपकल्पना का जो चौथा प्रकार है वह जटिल उपकल्पना। जटिल उपकल्पना कहा जा रहा है कि जब उपकल्पना में एक से अधिक स्वतंत्र चर या एक से अधिक आश्रित चर शामिल हो, जब उपकल्पना में एक से अधिक स्वतंत्र चर या फिर एक से अधिक आश्रित चर शामिल हो तो उसे जटिल उपकल्पना कहा जाता है। तो उसको जटिल उपकल्पना कहा जाता है। इस प्रकार की उपकल्पना सामाजिक जीवन की जटिल वास्तविकताओं को दर्शाती है और इस प्रकार का जो जटिल उपकल्पना है वो सामाजिक जीवन की जटिल वास्तविकताओं को दर्शाती है। इसके परीक्षण में अधिक आंकड़ों और गहन विश्लेषण की आवश्यकता होती है और ये जो जटिल उपकल्पना है इसके परीक्षण के लिए अधिक आंकड़ों का जरूरत पड़ता है और गहन विश्लेषण की आवश्यकता होती है। उदाहरण इसमें दिया हुआ है कि शिक्षा, आय और सामाजिक स्थिति तीनों का जीवन स्तर पर प्रभाव पड़ता है। चाहे शिक्षा हो, आय हो या फिर सामाजिक स्थिति हो, तीनों ही चीज़ों का जीवन स्तर पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? जटिल उपकल्पना कहेंगे। पांचवा जो इसका उपकल्पना का प्रकार है वो है कार्यशील उपकल्पना। कार्यशील उपकल्पना कहा जा रहा है कि कार्यशील उपकल्पना वह उपकल्पना होती है जो अनुसंधान की प्रारंभिक अवस्था में शोधकर्ता द्वारा बनाई जाती है। जो अनुसंधान की प्रारंभिक अवस्था में शोधकर्ता के द्वारा बनाया जाता है वही कार्यशील उपकल्पना कहलाता है। यह उपकल्पना शोध को दिशा देती है और आवश्यकता पड़ने पर इसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है। ये जो उपकल्पना है वो शोध को दिशा देती है कि इस प्रकार से शोध किया जा सके और आवश्यकता पड़ने पर इसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है। इसको कार्यशील उपकल्पना कहा जाता है। इसी के आधार पर शोध की रूपरेखा तैयार की जाती है और इसी कार्यशील उपकल्पना के आधार पर ही शोध की रूपरेखा तैयार की जाती है। उदाहरण से आप समझ सकते हैं, कहा जा रही है ग्रामीण गरीबी के कारण शिक्षा की कमी हो सकती है। ग्रामीण गरीबी का जो मुख्य कारण है वो शिक्षा की कमी हो सकती है क्योंकि ग्रामीण इलाके में शिक्षा की कमी होती है। ये सब हम लोग क्या देख रहे हैं तो उपकल्पना के कुछ प्रकारों को समझ रहे हैं। छठा जो प्रकार है उपकल्पना का वो है वर्णनात्मक उपकल्पना। वर्णनात्मक उपकल्पना, इसमें कहा जा रहा है कि वर्णनात्मक उपकल्पना में किसी सामाजिक स्थिति या तथ्य का केवल वर्णन किया जाता है। ये जो वर्णनात्मक उपकल्पना है इसमें किसी भी सामाजिक स्थिति या फिर तथ्य का केवल वर्णन किया जाता है। कारण परिणाम संबंध नहीं बताया जाता। कारण परिणाम संबंध नहीं बताए जाते। इसका उद्देश्य किसी समस्या की वर्तमान स्थिति को स्पष्ट करना होता है और ये जो वर्णनात्मक उपकल्पना है इसका उद्देश्य क्या होता है? किसी भी समस्या का वर्तमान स्थिति को स्पष्ट करना। यह उपकल्पना विशेषकर सर्वेक्षण आधारित अनुसंधान में उपयोगी होता है और ये जो वर्णनात्मक उपकल्पना है वो किसके लिए होगा तो उपकल्पना विशेषकर सर्वेक्षण आधारित अनुसंधान के लिए होता है। मतलब जो सर्वेक्षण करने वाला चीज़ है उसके लिए उपयोगी होता है। उदाहरण बताया जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता दर शहरी क्षेत्रों से कम है, तो इसके लिए ये जो सर्वेक्षण आधारित अनुसंधान है इसमें वर्णनात्मक उपकल्पना शामिल होगा। अगला जो इसका प्रकार है वह है कारणात्मक उपकल्पना। उपकल्पना का जो अगला प्रकार है वह कारणात्मक उपकल्पना। कहा जा रहा है कि कारणात्मक उपकल्पना वह होती है जिसमें एक घटना को दूसरी घटना का कारण बताया जाता है, उसे वो कारणात्मक उपकल्पना कहा जाता है। जिसको एक घटना को दूसरी घटना का कारक बताया जाता है फिर कारण बताया जाता है। इस प्रकार की उपकल्पना सामाजिक समस्याओं की जड़ तक पहुंचने में सहायक होती है और इस प्रकार की जो उपकल्पना है वो सामाजिक समस्याओं की जड़ तक पहुंचने में मदद करता है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि नीति निर्माण और सुधारात्मक योजनाओं के लिए यह महत्वपूर्ण होती है। नीति निर्माण के लिए, सुधारात्मक योजनाओं के लिए यह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उदाहरण में जैसे गरीबी के कारण बच्चों की शिक्षा बाधित होती है। जैसे गरीब जो लोग हैं वो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दिला पाते, तो गरीबी के कारण बच्चों की शिक्षा बाधित होती है। ये किसके लिए कहा जा रहा है? तो जो कारणात्मक उपकल्पना है ये इसमें दिखाने का काम करता है। आगे हम लोग एक छोटा सा निष्कर्ष को देख लेते हैं। निष्कर्ष में कहा जा रहा है कि अंततः कहा जा सकता है कि उपकल्पना सामाजिक अनुसंधान की रीढ़ होती है। यह शोधकर्ता को सोचने, जांचने और निष्कर्ष तक पहुंचने में सहायता करती है। बिना उपकल्पना के अनुसंधान दिशाहीन हो जाता है और जबकि स्पष्ट और वैज्ञानिक उपकल्पना अनुसंधान को सफल बनाती है। तो एक छोटा सा निष्कर्ष आप लोग जरूर लिख देंगे। ये क्वेश्चन हो सकता है आपको 5 नंबर में पूछा जाए, ठीक है। इंपॉर्टेंट है लेकिन 5 नंबर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। चैनल पर दोस्तों नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद है वीडियो पर लाइक करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक हम बना दिए तो जाकर के आप लोग लिंक से तैयारी शुरू कर लीजिएगा। चलिए, और चैनल पर अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा के उसको ऑल पर भी सेट कर लीजिएगा ताकि हम यहाँ पर जब भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे।
मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।